अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक बड़ा एक अहम टॉपिक लेकर हम आपके सामने हाजिर हुई हैं, तो कोशिश करें कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, इसमें से इंसान को ज़िंदगी में कभी न कभी वास्ता जो है पड़ता रहता है। तो कोशिश करें कि मुकम्मल वीडियो देखें ताकि आपको कुछ अहम मालूमात मिलें और आपको आगाही हो, ताकि आपको ज़िंदगी में कभी अगर ऐसा मामला पेश आए तो आप इस चीज़ को ऑलरेडी जो है वो जानते हो। तो नाजरीन, इसमें हम आज एक केस डिस्कस करेंगे। केस के फैक्ट कुछ यूँ हैं कि मुद्दई या प्लेंटिफ एक दावा दायर करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सिविल कोर्ट में, और उसमें कोर्ट से ये सदा करता है कि मैंने एक एग्रीमेंट टू सेल जो है वो किया था डिफेंडेंट के साथ या मुद्दालय के साथ, और उस एग्रीमेंट टू सेल के तहत डिफेंडेंट ने मुझे एक प्रॉपर्टी जो है वो सेल की थी, और वो प्रॉपर्टी इस वक्त मेरे कब्ज़े में है और मैंने ज़रे बयाना भी अदा किया था। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अदालत डिफेंडेंट को ऑर्डर करे कि वो अपना जो उसने एग्रीमेंट किया है उसको परफॉर्म करे और मुझे जो ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, उसकी रजिस्ट्री वगैरह करवा के दे। बहरहाल केस चला, उसमें डिफेंडेंट ने अपना जवाब जमा कराया। डिफेंडेंट ने कैटेगोरिकली इससे इनकार किया कि मैंने कोई ऐसा मुआहदा किया था। उसने कहा जी ये एग्रीमेंट टू सेल जो है ये एक जेली बनाया गया है फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए, और मैंने कतन ऐसा कोई मुआहदा नहीं किया था, बल्कि अभी जो प्रॉपर्टी इसके कब्ज़े में है जिसके बारे में ये कह रहा है कि मैंने उसके मुतालिक एग्रीमेंट टू सेल किया है, वो दरअसल मैंने इसको लीज़ भी दी थी। तो उस लीज़ के दौरान इसने ये काम किया उस पर मुस्तकिल कब्ज़े के लिए, और एग्रीमेंट टू सेल इसने जो है वो खुद बनाया है। तो उस लीज़ की वजह से इस वक्त प्रॉपर्टी इसके कब्ज़े में है। ये जवाब जमा कराने के बाद डिफेंडेंट जो है वो उसके बाद दोबारा कोर्ट में पेश नहीं हुआ, चुनांचे उसके खिलाफ एक्सपर्टी प्रोसीडिंग शुरू हुई। एक्सपर्टी प्रोसीडिंग में प्लेंटिफ ने जब एविडेंस हुई, एक्सपर्टी एविडेंस, तो उसमें एग्रीमेंट टू सेल का सिर्फ जो है वो एक गवाह पेश किया, यानी जो मार्जिनल विटनेस थे एग्रीमेंट टू सेल पे, या जो हाशिए के गवाह थे, या जो जिन लोगों ने एग्रीमेंट टू सेल पे बतौर गवाह साइन किए थे, उनमें से दो गवाह थे जिनमें से सिर्फ एक गवाह जो है वो पेश हुआ। चुनांचे इस मामले को जो है वो देखते हुए ट्रायल कोर्ट जो थी उसने केस जो है वो डिसमिस कर दिया, और फिर प्लेंटिफ ने अपील की डिस्ट्रिक्ट जज के पास। डिस्ट्रिक्ट जज ने भी सेम उसकी अपील जो है वो खारिज कर दी, और डिस्ट्रिक्ट जज के खिलाफ प्लेंटिफ आ गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में उसने रिवीजन फाइल कर दी, और रिवीजन भी जो हाई कोर्ट ने वो खारिज कर दी। तो हाई कोर्ट ने इसमें रीज़न ये दी कि देखें कि एग्रीमेंट टू सेल था। अब एग्रीमेंट टू सेल पे एक तो ये किया गया कि जब एविडेंस कराई गई है या जब शहादतें कराई गई हैं तो उसमें एग्रीमेंट टू सेल पे ज़ाहिर दो गवाह होते थे। अब दो में से जो है सिर्फ एक गवाह जो है पेश किया गया, हालांकि एज पर कानूनी शहादत आर्डर आर्टिकल 79 के तहत ये ज़रूरी है कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिसको जो है वो जिसकी अटेस्टेशन ज़रूरी हो गवाहों के ज़रिए, तो उसको जो है दो गवाह जो है वो अटेस्ट करेंगे, उसकी दो गवाह जो है वो तस्दीक करेंगे। चुनांचे इस पे अगरचे दो गवाहों ने इसको अटेस्ट तो किया हुआ था, लेकिन इसको साबित करने के लिए अदालत में सिर्फ एक गवाह जो है वो पेश किया। चुनांचे लाहौर हाई कोर्ट ने आर्टिकल 79 का हवाला देते हुए कहा कि एज पर आर्टिकल 79 ये ज़रूरी है कि किसी भी ऐसे मुआहदे को साबित करने के लिए जिसको अटेस्ट करना जो है वो ज़रूरी होता है, एक तो उसके लिए जो है वो दो गवाह चाहिए होते हैं। तो ये ज़रूरी है
कि उस मुआहदे की एग्जीक्यूशन के लिए वो 2 गवाह बतौर विटनेस अदालत में पेश हों, तो उस सूरत में जो है वो ये एग्रीमेंट टू सेल या इस तरह का कोई जो मुआहदा है वो अदालत उसको अदालत में वो प्रूव कर सकेंगे या अदालत में वो साबित हो सकेगा। चुनांचे इस केस में क्या हुआ था, इसमें सिर्फ एक गवाह को जो पेश किया गया था और दूसरा जो मार्जिनल विटनेस था या हाशिए का गवाह था, ये एग्रीमेंट टू सेल को जिसने अटेस्ट किया था, वो गवाह जो है वो उसमें पेश नहीं हो सका। फिर अदालत ने इसमें मजीद लिखा कि इस मुआहदा को लिखने वाला जो फर्द था, जो मुहर्रर था या जो इसकी तहरीर जिसने लिखी थी, उसको भी जो है वो अदालत में बतौर गवाह पेश नहीं किया गया। और मजीद फिर अदालत ने उसमें लिखा कि स्टाम्प वेंडर भी एक अहम विटनेस होता है जहां से स्टाम्प खरीदा जाता है, और इस केस में स्टाम्प वेंडर को भी बतौर गवाह जो है वो पेश नहीं किया जा सकता। मार्जिनल विटनेस में से 2 में से सिर्फ एक को पेश किया गया। गोया प्लेंटिफ जो है वो अपने केस साबित नहीं कर सका। चुनांचे इसी बेस पे अदालत ने इस केस को जो है वो उनकी रिवीजन जो है वो डिसमिस कर दी। तो नाजरीन, ये बड़ा एक अहम मामला है। तो जब भी प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करें तो उसमें कोशिश करें कि जो गवाहान है, जिसको हम बड़ा जो है वो ईजी लेते हैं अक्सर, तो गवाहान हमेशा अपने जो है वो करीबी लोगों को रखें और ताकि और वो ऐसे लोग हों कि ताकि जब ऐसा कोई मामला हो जहाँ पे कोई डिस्प्यूट बन जाए, गवाही की जरूरत पड़े, तो वहाँ पे वो गवाही भी दे सकें। हो सकता है आप किसी इस तरह के ओवरसीज पाकिस्तानी से गवाही डलवा लें और वो पाकिस्तान से बाहर चला जाए और फिर डिस्प्यूट बन जाए। अब ज़ाहिर आमतौर पर मुश्किल होता है गवाही के लिए स्पेशल पाकिस्तान आना वहाँ पर उनके लिए। तो कोशिश करें कि ऐसे गवाहों से ऐसे डॉक्यूमेंट पे साइन करवाएं जो एक आप तो आपके जानने वाले हों और दूसरा जो ज़रूरत पड़ने पे अदालत में गवाही भी दे सकें। कई मौके पे ये ऑब्ज़र्व किया गया कि लोग इस चीज़ की कोई ज़्यादा केयर नहीं करते और इसी तरह किसी बंदे को बस एक फॉर्मेलिटी के लिए गवाही डलवा देते हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि बाद में फिर अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट बनता है तो केस साबित करने के लिए जब वो गवाह अदालत में पेश नहीं होता तो इस तरह फिर जो है वो केस खारिज हो जाता है और उनको नुकसान होता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जब भी कोई ऐसा मुआहदा करें तो गवाह जो है हमेशा अपने लेके जाएं और कोशिश करें कि आपके अपने गवाह हों, आपके कोई जानने वाले हों जो फिर बाद में आपके साथ खड़े रह सकें। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका इस बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद ही है तो उसको शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।